हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे बैलेंसिंग, कि एक केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करके लिखा जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग के बिना वो केमिकल रिएक्शन अधूरी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी की थी कि Zn के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला था, Zn के ग्रेन्यूल्स थे और हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो थी वो निकल रही थी। ये हमारी एक इक्वेशन थी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने बोला था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही थी और हमारे पास ZnSO4 बन रहा था। तो ये तो थी सिंपल इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट बन रहा था, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, तो ये आपस में कैंसिल करके सिंपली ZnSO4 बना रहे थे। यहाँ पर भी जिंक का एक मॉलिक्यूल था, या एटम, आप एटम कह लो या मॉलिक्यूल कह लो, बात एक ही है। वैसे तो ये Zn है, इसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी कह लो, ठीक है, एक मोल है बेसिकली ये। तो ये 11th का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल सिर्फ ये मान लो कि चलो ये इधर एक एटम है, ठीक है, तो वो एक सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ZnSO4 बना रहा है। तो आप एक मॉलिक्यूल ही कंसिडर करें Zn को, या एक एटम कर लो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो मतलब एक इसका मिलके हमारे पास ZnSO4 बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हो गई ऊपर हवा में। अब यहाँ पे क्या था, एक इधर है एक इधर है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, तो मतलब बैलेंस है ये रिएक्शन, इसमें तो कोई मुश्किल था नहीं। अब मैं तुम्हें एक बार और बता दूँ कि केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक अगर हमने Zn लिखा है तो Zn के ब्रैकेट में हम उसकी स्टेट मेंशन करते हैं कि वो किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे Zn जो है वो जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, है ना, तो यानी कि वो सॉलिड थे एक तरह से। और H2SO4 एक तो डाइल्यूट लिख दिया, डाइल्यूट अपने आप में, डाइल्यूट का मतलब हो गया कि उसके अंदर पानी है, तो यानी कि डाइल्यूट H2SO4 है, वो तो एक्वस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, राइट। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये मिल के क्या बना रहे हैं, ZnSO4। अब ZnSO4 जो है वो भी क्या है, लिक्विड है, तो ZnSO4 भी लिक्विड है, तो उसको भी एक्वस मेंशन करेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी हमने क्या की है, स्टेट मेंशन की है कि कौन सी स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। ZnSO4 एक्वस स्टेट के अंदर है। उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन, वो क्या है, गैस, तो यानी कि G मेंशन किया। तो ये चीज़ पहले पता हो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें उसकी स्टेट को ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि जब भी कहीं पे भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है तो हम उसको इस साइन से मेंशन करते हैं, और अगर गैस एवोल्यूशन हो रही है गैस की तो आप उसको इस साइन से भी मेंशन करते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे गैस एवोल्यूट हुई थी तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि वो गैस हवा में जा रही है, उड़ रही है। ऐसे याद कर सकते हो कि भाई गैस है, हवा में उड़ेगी, तो उसको हमने ऊपर वाले सिंबल से कर दिया, भाई हाँ ऊपर जा रही है। और प्रेसिपिटेट है, वो नीचे बैठता है, तो इसलिए हमने डाउन एरो लगाया कि भाई कोई चीज़ नीचे बैठ रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है। अब मैं इसके बाद सिखा रही हूँ तुम्हें बैलेंसिंग। सबसे पहले इस जो हमने पूरी केमिकल इक्वेशन बनाई, इसके कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंस है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना भाई, ये केमिकल इक्वेशन है हमारी, एक ये केमिकल इक्वेशन है, इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है जो हमने इसको ऐसे लिखा। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, जिंक प्लस H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे, है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिल के हमें जिंक सल्फेट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऐसे इतना बड़ा बड़ा क्यों नहीं लिखा मैंने, सिंपली मैंने इसको छोटा करके क्यों लिखा, तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस होगी ना, हमने इसको ऐसा लिखा है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। यस, इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। ये हमें ये बताता है कि सबसे पहले तो नेम बता देगा रिएक्टेंट के, यहीं से इनके सिंबल से ही हम देख के बता देंगे कि हाँ इसका नेम क्या होगा। दूसरी सिग्निफिकेंस हमें ये बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ हमें प्रोडक्ट देने के लिए, ये हो गई दूसरी। इसके अलावा मोल्स भी बताता है, मोल्स अभी कॉन्सेप्ट आपके पास आया नहीं है बट वैसे पता होना चाहिए। और क्या बताता है, मास भी बताता है, वॉल्यूम भी बताता है। तो बेसिकली ये इसका सिग्निफिकेंस है, दैट्स वाई वी चूज्ड केमिकल इक्वेशन ओवर
केमिकल ये वाली चीज़ हमने जो केमिकल इक्वेशन की ये वाली फॉर्म है वो हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये हमें इतना कुछ इसकी क्वालिटी इतना कुछ बता रही है, जबकि ये वाली इक्वेशन हमें कुछ भी नहीं बताएगी। देखो ये स्ट्रेट भी तो बता रही है ना, ये भी तो एक इसकी क्या हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं क्या करने के, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे आसान मेथड वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं किसी और मेथड के पास जाऊंगी भी नहीं कि पार्शियल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है आयन इलेक्ट्रॉन वाला आसान होता है, लेकिन वो 11th 12th में अच्छे से आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी, पार्शियल इक्वेशन मेथड आता है 10th के सिलेबस में, बट वो थोड़ा मुश्किल है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड करो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। मैं इवन ये कहूँगी 11th 12th वाले भी यही मेथड ही यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है। और अगर दूसरे मेथड करोगे तो उसमें उलझ जाओगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि तुक्का मारो, हिट करो, ट्रायल मतलब कि तुक्का मारो और उसको आंसर कर दो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी केमिकल, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो एक लॉ के ऊपर घूमता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, E इक्वल टू mc², लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने कंसीडर करते हुए कि जब हमारा मास ना तो ख़त्म हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, मतलब कि जो इक्वेशन में इधर मास था वही इक्वेशन में इधर गया, मतलब जो चीज़ यहाँ थी वो ही वहाँ गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। चलो ये सब बातें छोड़ो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है क्या नहीं, मतलब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो चीज़ इधर थी ना वही चीज़ इधर जाएगी। मैं कुछ नया नहीं बना सकती, ना मैं नया कुछ बना सकती हूँ, ना मैं कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, बट जो चीज़ यहाँ थी ना वही यहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला। जो चीज़ मेरे पास था मैंने उसी को लेके कुछ बनाया है, तो मतलब कि मेरा यहाँ पे जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स यहाँ रहेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स इधर थे उतने ही यहीं रहेंगे, जितना कुछ मेरे पास इधर था उतना ही कुछ मेरे पास इधर है। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता। अल्टीमेटली हम उसकी एक एप्लीकेशन, उस चीज़ को देखते हुए हम अपनी जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बस ये इसका एक बेस है कि बेसिकली हमने इसको बैलेंस किया कैसे है, इस बेसिस के ऊपर किया है, बस इतना ध्यान रखना है और इसको भूल जाना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इक्वेशन उठा रही हूँ। सबसे पहले हम सबसे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास आयरन है, आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेरे पास Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड दे देता है। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने फेरिक बोला, ठीक है, कई बारी बच्चों को ना ये नहीं समझ आता कि फेरिक क्या है, फेरस क्या है, क्यूप्रस क्या है, क्यूप्रिक क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ पहले कि अस जो होता है क्या होता है, कई बार किसी जो एलिमेंट होता है ना वो उसकी 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब 1 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मतलब जो आयरन है आप वो देखोगे कि जो आयरन है वो आपको +2 और +3 दो फॉर्म्स में मिलेगा, +2 और +3 दो फॉर्म्स में मिलेगा। अब जो +2 है वो छोटी है ना, 2 छोटा होता है ना 3 से, तो 2 छोटा है, 3+ लिख लो इसको, ठीक है, तो 2 छोटा होता है 3 से। तो जो छोटे वाला फॉर्म होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसके साथ हम अस लगाते हैं और जो बड़ी वाली होती है उसके साथ हम इक लगाते हैं। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, क्यूप्रस के अंदर Cu2+ लिख लेते हैं और क्यूप्रिक को समझ लेते हैं Cu3+। उसका रीज़न है, वो सोचते हैं कि इक जो होती है वो 3+ होती है और अस जो होती है वो 2+ होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जो अस वाली होती है वो छोटी होती है और इक वाली बड़ी होती है। असल में कॉपर जो होता है ना वो +1 और +2 में एग्जिस्ट करता है। कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर है, कॉपर जो है हमारे पास, क्यूप्रस जो है वो +1 होगी, क्यूप्रिक जो है वो +2 होगी। ठीक है, इसको साफ साफ लिख दें, +2 होगी, ये बात याद रखनी है। अब मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड बना और मेरे पास क्या बना, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो आयरन इधर कितने हैं, आयरन लिख लो, नीचे लिख लो, आयरन कितने हैं, 1।
ऐसे ना ऐसे डाल के लिख लो, आयरन मेरे पास 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना 1, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी साइड की बात हो रही है? लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाँ जी, तो हमने लिख लिया आयरन कितने हैं? 1, आयरन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन तो दोनों ठीक है, दोनों जगह 2 हैं, 2 2 बैलेंस हो गए। अब आयरन कितना है? 1, इधर कितने हैं? 2, तो यानी कि यहाँ पे भी 2 कर दो। अच्छा एक बात और, जो इसके पैर में है वो कैसे बना है? वो ऐसे बना है कि जो Fe है वो 3 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है, तो ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ठीक है। तो मतलब कि Fe2O3 ये ऐसे बना। हम कभी भी इसके अंदर नहीं लगा सकते जो भी हमें लगाना, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, हम अंदर तो लगा नहीं सकते लेकिन हम बाहर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो 2 Fe इधर लगा दिए मैंने, ऑक्सीजन कितने थे? 3, इधर कितने? 1, इधर भी 3 हो गए, अब इधर भी 2, इधर भी 3। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो गए 6, इधर कितने हैं? 2, तो इधर भी हमने क्या लगा दिया? 3, हो गए 6। देखो सब कुछ ठीक है, आयरन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3,